जब राजा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गई क्या मैं? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराध्या को भाई यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठ ना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा, मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना? हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही हैं, और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे। अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं, और ये इंसान किसी दकियानुसी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना, तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूँ आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक प्रतीक ही नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करी तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूँ, और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना, तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। और आधा बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने बीबी के टुकड़ों को पल रहा हूँ, और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना, तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़,
हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे, लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा कर ही देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना, है? अगर आप बुराइयां ढूंढनी स्टार्ट करेंगे ना, तो लाखों बुराइयां मिलेगी, अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है, समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो, तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी, वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है, 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है, और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना। अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? हैं? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेले बनकर बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता है ना, असल में मर्द वही कहलाता है बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोकझोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक-झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासू का जो बहू पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहू का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ,
कहाँ गया है तेरा खसम है? और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती है, अपने इशारों पे नचवाती रहती है। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी? बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने। महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ, सब ठीक है। पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है, बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप ही क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा है उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है? अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया? हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी। लड़ते ही रहे। आज ये सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज के लिए ब्लेम करती रहती। कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी, दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं ये कैसे भूल गई कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना,
जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों का क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ, नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोकझोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि अब आपसे नहीं लड़ेंगी मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना, ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की, हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। वैष्णवी बाऊ, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो
मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो, आ गई सासू माँ की हितैषी। कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है। पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी, अरे आराम से। चिंगारी जी, नहीं, आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है। अब देखिए, मैं बुलाती हूं और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी, जी जी। ये तब से आवाज लगा रहे हैं, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी के बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ कार्ड ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है। और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बंध गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फ़ोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना, अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बाजी, इतना ख्याल रखिएगा। ओए, रुक, क्या हुआ? रो क्यों रही है?
कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी। मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, बात बात पर ताने देती हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं, और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ, साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला, अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही हूँ, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाए कर, हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह, जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, हरी महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता, नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है। नाश्ता मैंने बनाया। इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है। ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना? और आपको पता है माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ
मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है, चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का, बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तो मेरे साथ। दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना, बेटी के घर बसा नहीं पाई और बेटे के घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुत धर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी ये बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिरंबाइज को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भी तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप, और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हमें पाल लो बस, कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी, ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है दीदी। चल ठीक है। हाँ। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो, हाँ, यहाँ कैसे? क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ चलो चलते हैं।
हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा। सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है, वो हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये माँ नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो, वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मानते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है, तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, गैर का बच्चा गैर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना। नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है, और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, तो गैर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात भी। अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा,
क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा। और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोग को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी, कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए। हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा। जी दीदी। समझा? चल चल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। आ गए आप? लाइट क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ मत, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। उठा साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। जी चिंगारी, दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे ऐसी बातें चल रही है? बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलत फहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलत फहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। क्यों आई है तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया ना शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाऊ है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हुए बता?
पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बढ़िया है, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाव है ना, भाव ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाव बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो, अरे भाऊ क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में दे। और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना। तू बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते हैं ना, वो अरशद और मीनू। अरे हाँ वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुम चोट आई है रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था? अच्छा हाँ हाँ याद है, जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम क्या चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे। रही वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या है, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये? भाई ओ यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई, सच कह रहा तू। अभी इधर कुछ तो हाथ झोल है फेर भाई रहा इन यार। लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है, हाँ और वही अरशद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो कही थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना, तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आइए। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। मैं यार तू कुछ देख तो रहा है भाई। ग्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बैंक की आँख इसकी, ऐसे भी काम चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़, मैं सब नहीं पढ़ा। चल चल चल, छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं,
तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है। और फिर तू है ना अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है, तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है? घर जा, ठीक है? ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाऊ। कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी गई गुजरी। भाऊ है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे? ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चिट चल रहे। चिंगारी दीदी, हाँ दीदी। बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी। वो दिख रहा? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है, मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, जो हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, जो डर गया वो मर गया। गब्बर ने बोला है शोले में, 5 बार देखी है, साला बहुत हरामी था और खुद तो जेल चला गया, अपने चेलों को मरवा दिया। तू भी मुझे उसी तरीके का लग रहा है। अबे शोले फिल्म बात बच रही हो, पहले शिकार पे ध्यान दे। अबे शिकार तो उसके सामने हम ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुप, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बिगाड़ रहा है? तू जा WWE से टकरा और मैं उस छोटे से पर्स छीन के भागूंगा, ठीक है? ठीक है। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद आज इतना बड़ा हाथ मारेंगे ना, तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल। बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती में भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए, पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहा है, कौन सा परिवार के लिए कर रहा है? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यही मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है, दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता, ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं? वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए?
अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ हाँ, बस चुप कर। हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मौली बुलवा दिया ना। पहलवान इधर आ। अच्छा, सॉरी सॉरी। वरुण, तू? मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवर टाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसलिए तो नहीं पढ़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए। चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा। इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा? तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए, पर्स दे इधर। ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। इधर दे। अरे ले, रख ले। और तू सुधर जा, समझा ना, वरना चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए इस पे, ठीक है? चल घर चल। दीदी, एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ये चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे। ये बारिश की बूंदे, पहलवान हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ाओ, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ाओ। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है।
धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर। अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आग लगाना है ये? बगैर उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहां जाती है ना वहां आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार? प्यार तो हम दोनों से ही करता है। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया आप थोड़े से पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे होंगे? बेटा कुछ मदद कर दोगे? थोड़े पैसे। अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी हो, मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए, बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार, इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते, और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ, ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए, यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरफ नजरें उठा के देखी ना,
भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे, समझा? चल पहलवान। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए आप घबराइए नहीं और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें? अरे यार तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। और सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ, चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, ओके? आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी, आप रहती किधर है? बेटा, मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा, मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में ही घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूँ। कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो
और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चलें। जय हिंद बेटा।